देश विदेश में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबर यहां पर महाराष्ट्र से आपको दिखाते हैं। मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के विवाद के बाद सोशल मीडिया पर भी सांप्रदायिक पोस्ट की भरमार हो गई है, जो वर्तमान माहौल में आग में घी का काम कर सकती है। इसलिए महाराष्ट्र साइबर सेल ने ऐसी पोस्ट की पहचान कर उन्हें डिलीट करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र साइबर सेल के स्पेशल आईजी यशस्वी यादव के मुताबिक एक महीने से कम समय में अब तक ऐसी 700 सांप्रदायिक पोस्ट की पहचान कर कार्रवाई की जा चुकी है। सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक तनाव फैलाने का मंसूबा रखने वालों सावधान। महाराष्ट्र साइबर की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस यूनिट सब देख रही है। सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए कोई सांप्रदायिक उन्माद बढ़ा न सके और शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, इस तरह के पूरे लोग दिन रात काम करते रहते हैं और कोशिश हमेशा करते हैं, इस तरह के कीवर्ड डालते हैं और जैसे ही कीवर्ड पकड़ में आता है कि कुछ इस तरह का है जो कि इस समय ट्रेंड कर रहा है या फिर जो आपत्तिजनक हो सकता है, उसके बाद उस पोस्ट को पढ़ते हैं और अगर उसमें कुछ आपत्तिजनक मिलता है तो आगे रिपोर्ट की जाती है और फिर उसे आगे की जो अगली प्रक्रिया जो होती है वो डिलीट करने से लेके अकाउंट तक डिलीट कराने की जो बातें हैं वो आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है। पिछले 15 दिनों में हमें देखा है कि लगभग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है, स्पर्ट हुआ है ऐसी कम्युनल हेट्रेड काइंड ऑफ पोस्ट में, और लगभग 15 दिनों में हमारी ये जो 4 टीम्स हैं जो लगातार काम कर रही हैं ने ऐसी 700 से अधिक पोस्ट को आइडेंटिफाई किया है जो ज़्यादा ही एक्सप्लोजिव थी और जिनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है। महाराष्ट्र साइबर के मुताबिक सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ 2 तरह की कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नोडल अफसरों को लिखकर पोस्ट उतरवाया जाता है और फिर जरूरी हुआ तो उसकी प्रोफाइल मंगाकर स्थानीय साइबर यूनिट को उन पर एक्शन लेने को लिखा जाता है। इसके साथ ही महाराष्ट्र साइबर ने एक और नायाब तरीका निकाला है, जिसमें सेक्शन 149 सीआरपीसी के तहत हम उस क्रिमिनल को, साइबर क्रिमिनल को जो ऐसी कम्युनल हेट्रेड की पोस्ट फैला रहा है, उसको 149 सेक्शन सीआरपीसी के तहत हम उसी के इनबॉक्स में वार्निंग दे देते हैं। तो हमने देखा है कि एक बार उसको वार्निंग मिल जाता है तो उसको पता चल जाता है कि ही इज बीन ट्रेस्ड बाय महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट और वो अपनी क्रिमिनल गतिविधियों को लगाम लगा लेता है। महाराष्ट्र साइबर के मुताबिक इस फिल्टरिंग प्रोसेस के जरिए पिछले 4 महीने में 400 लोगों को नोटिस इनबॉक्स दी जा चुकी है, 300 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और तकरीबन 12,000 आपत्तिजनक पोस्ट डिलीट करवाए जा चुके हैं। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कांग्रेस को मजबूत और दुरुस्त करने के लिए जारी बैठकों के दौर में अगले 24 से 48 घंटों में पूरा होने की इसको संभावना जो है जताई जा रही है। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के निवास पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मौजूदगी में हुई इस बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी जो है वो शामिल हुए। 10 जनपद पर कांग्रेस के आला नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। लगातार 3 दिन सोनिया गांधी के घर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस नेताओं की बैठकों का दौर चल रहा है। बुधवार की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। प्रशांत किशोर जी का जहाँ तक सवाल है, वो एक ब्रांड बन गया देश के अंदर। हाल में 5 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस को लगने लगा है कि प्रशांत किशोर ही उनकी नैया पार कराने में मदद कर सकते हैं। अगले साल नवंबर-दिसंबर में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। इन्हीं दोनों राज्यों में अब कांग्रेस की सरकार बची है। हार के डर से कांग्रेस अपने आप को हर लिहाज से चाक चौबंद करने में जुटी है। कांग्रेस में संगठन को और प्रभावी बनाने, कांग्रेस को चुनावी मामलों में और खास तौर से अगले आ रहे चुनावों में कांग्रेस के संगठन को और मुस्तैद, चुस्त, दुरुस्त बनाने, कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव और सुधार लाने पिछले 2-3 दिन से लगातार ये समिति मंत्रणा कर रही है। प्रशांत किशोर ने पार्टी की जीत को लेकर मीटिंग में प्रेजेंटेशन भी दिया है। अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर का रणनीति कांग्रेस की डूबती नैया को बचा पाता है या नहीं। यह बात सच है कि पीके की रणनीति से बीजेपी, टीएमसी, आप और जदयू जैसी कई पार्टियों को चुनाव में जबरदस्त सफलता हाथ मिली है
अब देखना यह है कि कांग्रेस का पीके के साथ ये गठजोड़ सफलता की नई इबारत लिखता है या फिर उनके लिए सेल्फ गोल साबित होता है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कर्नाटक के दौरे पर रहने वाले हैं। दरअसल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर केजरीवाल कर्नाटक पहुंचे हैं। ये उनका कर्नाटक का पहला दौरा होगा और इस दौरान केजरीवाल कर्नाटक के बड़े किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर के निमंत्रण पर किसानों, महिलाओं और युवाओं के एक सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। कर्नाटक में अगले विधानसभा चुनाव में साधु संतों की एक टोली भी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। मंगलोर के पास प्रसिद्ध उजेरे राम मंदिर के महंत स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ने ऐलान किया है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रभावित हैं और उनके साथ 50 संत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं ताकि राजनीति को साफ सुथरा किया जा सके। मैंगलोर के पास प्रसिद्ध उजरे राम मंदिर के महंत ब्रह्मानंद सरस्वती और उन जैसे 50 साधु संत अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि 5 लाख नागा साधु चुनाव में उतर रहे संतों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। जीतने पर वो कोई तनख्वाह भी नहीं लेंगे। आदित्यनाथ प्रेरणा, महंत आदित्यनाथ हमारे आदर्श हैं। हम सभी उनसे ही प्रेरित हैं। हमने उत्तराखंड में बहुत सी बैठक की है। हम सबसे पहले भटकल के आसपास प्रयोग करेंगे। हम 50 साधु संत तैयारी कर रहे हैं अगला चुनाव लड़ने की। समग्र बदलाव। महंत ब्रह्मानंद सरस्वती अडीगा समाज के मंदिर से जुड़े हैं। ये समाज अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है। अभी तक ये साफ नहीं है कि बाकी जो साधु संत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वो किन समाज के मठों या मंदिरों से जुड़े हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अगर ये साधु संत चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी का ही खेल बिगड़ेगा। मोस्ट वेलकम एंड एवरीबॉडी इज। स्वामी जी का स्वागत है। यहाँ हर कोई चुनाव लड़ सकता है अगर वो 25 साल से ज्यादा उम्र का हो। स्वामी जी 25 साल से ज्यादा के हैं तो उनका स्वागत है। So I think that स्वामी जी is more than 25 years. He can contest. अभी स्वामी जी लोग इतना बाहर आने का मतलब ये है कि सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुका है। दैट इज़ ऑल्सो रियल। अभी बीजेपी लोग बोलते हैं स्वामी जी के बारे में, अभी वो लोग दे आर क्रिटिसाइजिंग द स्वामी जी नाउ, दे आर अटैकिंग द स्वामी जी नाउ। व्हाई? बिकॉज ही सेड व्हाट वाज नॉट गुड फॉर देम टू हियर। नो, साधु संतों का इस प्रदेश में राजनीति में प्रवेश बीजेपी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ का हर एक समाज सीधे तौर पर मठों से जुड़ा है और मठों के आदेश पर कोई सवाल नहीं उठाता। ऐसे में ये साधु संत जीते या न जीते, लेकिन बड़ा नुकसान पहुंचाने की क्षमता जरूर रखते हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खुदवई, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 16 लाख बच्चों के लिए मिड डे मील बनाने वाली हेल्पर्स को 6 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जिससे वो खुद भुखमरी की कगार पर हैं। मिड डे मील बनाने वाली इन महिलाओं को क्यों तनख्वाह नहीं मिली है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हापुड़ के शिवगढ़ी प्राथमिक विद्यालय में 60 साल की गीता शर्मा बच्चों के लिए मिड डे मील बनाती हैं। इसके एवज में उनको हर महीने महज 1500 रुपए मिलते हैं, लेकिन ये मानदेय भी 7 महीने से नहीं आया है। परेशानी सैलरी नहीं मिली, 2 महीने हो गए हैं। तो बच्चों की परवरिश कैसे करें? क्या गर्मी में आते हैं जाते हैं, बहुत परेशानी है। 1500 रुपए देते हैं, उन्हें भी 8, 9, 10 महीने हो जाते हैं। गीता शर्मा अकेली नहीं है। मोहसिना भी अपने घर चलाने के लिए सरकारी स्कूल में मिड डे मील बनाती हैं, लेकिन इनका भी मानदेय नहीं मिला है, जबकि इनके पति बीमार पड़े हैं। हमें यहाँ 7 महीने से सैलरी नहीं मिली। देखो आदमी है मेरा बीमार, 8 साल से मेरा आदमी घर बैठा था। बहुत परेशानी आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है हमें। कितनी सैलरी आपको मिल रही है महीने? 1500 रुपए मिलते हैं। अच्छा। हाँ, वो भी हमें टाइम पे भी नहीं मिल रहे हैं। शिवगढ़ी के इस स्कूल में मिड डे मील बनाने के लिए पहले 5 सहायिका थीं, लेकिन पैसा न मिलने से 2 ने काम करना बंद कर दिया। इस वजह से अब स्कूल की टीचर्स भी खाना बनाकर बच्चों को खिला रही हैं। 2 रसोइयों का पैसा मेरा अप्रैल से लेके अभी तक नहीं आया है।
जिसकी वजह से खाना बनाने के लिए वो आनाकानी करती रही कि पैसा नहीं आएगा तो हम काम नहीं करेंगे। उसके बाद खाना बनाने की परेशानी को देखते हुए मैं और शिक्षा मित्र और एक मधु मैम, हम लोगों ने मिलके बच्चों को खाना बना के खिलाया, पढ़ाते भी थे और बच्चों को खाना भी बना के खिलाते थे। मिड डे मील बनाने वालों को 6-6 महीने से तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है? इस बारे में जब हमने उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा सचिव अनामिका सिंह से बात की तो हमारे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस साल मानदेय भुगतान करने में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कारण राज्य के 15 से 16 जिलों में रसोइयों को भुगतान करने में तकनीकी कारणों के चलते विलंब हो रहा है। चूंकि ये सरकारी स्कूलों के गरीब बच्चों को मिड डे मील मुहैया कराती इन गरीब महिला सहायकों की ना तो कोई ताकतवर यूनियन है, ना ही ये ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और ना ही इनकी ऊंचे अफसरों तक पहुंच है। यही वजह है कि ये दूसरों के बच्चों को भोजन तो मुहैया कराती हैं, लेकिन इनका खुद का परिवार आजकल आर्थिक तंगहाली से घिरा हुआ है। हापुड़ से मोहम्मद अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।